हेलो डियर स्टूडेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एवरेज मोलर मास से। इसे अपन एवरेज मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं। एवरेज मोलर मास क्या होता है? इट इज़ एवरेज मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वन कंटेनर। कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को आप एक कंटेनर में रख दें और फिर पूछें कि हमारे पास इन सभी सब्सटेंसेस का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो ये अपने को पता करना है। तो अपन ने अभी तक क्या पता किया है? अपन ने यहाँ पर मोल्स निकालना सीखा था। तो जो मोल्स जो होते हैं वो होता है हमारे पास क्या? मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई टोटल या मोलर मास आप कह सकते हैं। अब अपने को एवरेज मोलर मास अपने को निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन से अपन मोलर मास यदि कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो इसी कंसेप्ट पे अपन एवरेज मोलर मास को भी डिफाइन करते हैं। तो एवरेज मोलर मास आप लिखेंगे, हमारे पास एवरेज मोलर मास, टोटल मास को अपन ने कैपिटल W लिख दिया और टोटल मोल्स को अपन ने स्मॉल n लिख दिया। अब हमारा जो टोटल मास है इसको अपन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफाइन करना चाहें तो मास ऑफ सैंपल जो होता है मोल्स इनटू मोलर मास होता है। तो एक सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है और मोलर मास m1 है। दूसरा सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स n2 है और मोलर मास m2 है। तो इन दोनों का समेशन करना पड़ेगा आपको टोटल मास निकालने के लिए सारे सब्सटेंसेस का। तो यहाँ पर टोटल वेट को आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर n1 m1 प्लस n2 m2 इस तरह से ये चलता जाएगा। और टोटल मोल्स यहाँ पर n1 प्लस n2 प्लस n3 ये सब मोल्स है। ठीक है, तो इसको अपन फॉर्मूला में यदि लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं कि एवरेज मोलर मास जो होता है वो होता है हमारे पास समेशन ओवर NI MI। यहाँ पर I क्या है? यहाँ पर I हमारा इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5 इस तरह से, डिवाइडेड बाई समेशन ओवर NI। तो ये हमारा एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बेसिस पे अपन एक एग्जांपल करें कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में हमारे पास 2 मोल O2 प्लस 3 मोल N2 प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है? एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। तो इस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अपन एवरेज मोलर मास। दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अपन फॉर्मूला लिख देंगे N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। अब हमारे पास देखिए N1 अपन इसको मान लेते हैं, N2 अपन इसको मान लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 है ऑक्सीजन का। M1 यदि अपन निकालें तो मोलर मास ऑक्सीजन O2 का कितना होगा? 32 और N2 का कितना होगा? N2 का होगा 28। तो यहाँ पर 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 28 डिवाइड कर देंगे आप 3 प्लस 2 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास 29.6 ग्राम। तो हमारा इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 29.6 ग्राम। ठीक है, इसी तरह अपन कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि यदि अपन ने लिया 2 मोल इथेनॉल C2H5OH एंड 3 मोल वाटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? मोल वाटर आर मिक्स्ड। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। तो यहाँ पर भी अपने पास सिमिलर फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। अब यहाँ पर हमारे पास C2H5OH के केस में यदि आप मास देखें तो इसका मास होता है हमारे पास 46। वाटर का मास देखें तो M2 हमारे पास होगा 18।
तो इस बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 46 प्लस 3 × 18, जिसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 2 + 3 से, और इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करने के पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29.2, जो कि हमारे पास इस मिक्सचर का क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर करने वाली जो बात है वो है कि प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने जो मिक्सचर लिया था वो गैसियस मिक्सचर था, और यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, यहाँ पर अपन ने लिक्विड मिक्सचर लिया है। तो इसी के बेसिस पे आप क्या लिख सकते हैं कि जो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है, एवरेज मोलर मास फॉर्मूला कैन अप्लाइड ऑन बोथ गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, इसके बेसिस पे अपन कुछ और इलस्ट्रेशंस करते हैं। तो हमारे पास इलस्ट्रेशन है, एयर कंटेन्स 70% N2 एंड 30% O2 बाई मोल्स। यहाँ पर अपने पास बाई मोल्स दिए हुए हैं, तो लेट हमारे पास 100 मोल्स हैं। उन 100 मोल्स में से 70 मोल हमारे पास क्या होगा, N2, और 30 मोल क्या होगा, O2। ठीक है, तो अपने को एवरेज मोलर मास चाहिए, तो एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने, 70। नाइट्रोजन का हमारा कितना मास हो जाएगा, 28 मोलर मास। इसी तरह से 30 इंटू मोलर मास ऑफ O2 इज 32। टोटल मोल्स हमारे पास 70 प्लस 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26.2। तो एवरेज मोलर मास हमारा इस मिक्सचर का कितना हो जाएगा, 26.2 ग्राम। सिमिलरली हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एयर कंटेन 70% N2 30% O2। यहाँ पर हमें बोला गया बाई मास, तो बाई मास के लिए अपन क्या करते हैं कि लेट अपन ने 100 ग्राम सैंपल लिया, 100 ग्राम सैंपल में 70 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 30 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। तो अपने को क्या निकालने पड़ेंगे, इन दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो लेट से यहाँ पर N1 निकालना है, तो 70 बाई हमारे पास क्या करना पड़ेगा, आपको मोलर मास डिवाइड करना पड़ेगा। N2 का मोलर मास 28 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर N2 नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे किससे, O2 के मोलर मास से, विच इज़ 32। तो यहाँ पर अपन एवरेज मोलर मास निकालें तो ये हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 70 अपॉन 28 इंटू यहाँ पर मोलर मास होगा M1 का यानी N2 का, विच इज़ 28 प्लस N2 प्लस M2, ये हो जाएगा 30 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाई 32। ये आप डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकते थे कि N2 का मास 70 ग्राम है और O2 का मास 30 ग्राम है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हमारे पास 70 अपॉन 28 प्लस 30 अपॉन 32। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी हमारे पास वैल्यू आएगी अराउंड 29.09 ग्राम। तो इस तरह अपन ने यहाँ पर बाई मास और बाई मोल्स एयर मिक्सचर का क्या निकाल लिया, एवरेज मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। इट इज weighted average of atomic mass of different isotope। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि जैसे हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप लिए 1H1 1H2 1H3, तो इन सभी आइसोटोप का यदि अपन वेटेड एवरेज लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। या अपन दूसरे कुछ आइसोटोप्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स के। तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसे सिंबल अपन ए बार से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3, इस तरह से कंटिन्यूएशन में होगा, डिवाइडेड बाई
x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यहाँ पर हमारे पास a1 a2 a3 और x1 x2 x3 क्या है, यहाँ पर जो a1 a2 और a3 जो है वो हमारा क्या है, ये है एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। डिफरेंट आइसोटोप्स के एटॉमिक मास होंगे, और जो x1 x2 और x3 है ये हमारी क्या होंगी, ये होगी परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। या आप कह सकते हैं मोल परसेंटेज या एटॉमिक परसेंटेज। किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर अपने को पुट कर देनी है, और डायरेक्टली अपने पास एवरेज एटॉमिक मास इजीली कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द 3 आइसोमर्स ऑफ कार्बन 12, 13, 14 आर गिवन इन परसेंटेज फॉर्म, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और हमें एटॉमिक मास यूनिट भी दिया हुआ है, तो अपने पास एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, a1 x1 प्लस a2 x2। इस तरह से आप चलते जाएंगे और टोटल अबंडेंस यहाँ पर हो जाएगी जो कि 100% होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आप क्या देखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास के लिए एटॉमिक मास 12, इसका परसेंटेज अबंडेंस हमारा कितना है 98.892 प्लस हमारा कार्बन 13 का मास परसेंटेज अबंडेंस 1.108 प्लस 14.00317 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻10। ये हमारा ऊपर का एक्सप्रेशन हो जाएगा टोटल। नीचे परसेंटेज अबंडेंस हमारी कितनी होगी, यहाँ पर 100 वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी हमारे पास 12.011 एटॉमिक मास यूनिट। ये एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक क्लोरीन सैंपल है जिसमें क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 आइसोटोप्स है जिनकी परसेंटेज अबंडेंस 75% और 25% है। तो अपने को एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, तो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास कितना हो जाएगा 35, इसका 75%। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करके एडिशन करके 100 से डिवाइड करते हैं, इससे बजाय आप क्या करें डायरेक्टली 75% से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, प्लस 37 का 25%। दोनों ही मेथड सही है। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा क्लोरीन का। तो इस तरह हमने एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास की डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस कर लिए। अब अपन क्या करेंगे, कुछ यूज़फुल टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पर डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो सिंपल, हमारे पास किसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए अपन को डेंसिटी यदि निकालनी है तो उसका मास और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए। मास को अपन W से और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेंसिटी को अपन स्मॉल d से या रो से भी डिपेंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस with respect to other gas at same temperature and pressure। कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी डेंसिटी की गैस विद रेस्पेक्ट टू अदर गैस जो होगी वो होगी रिलेटिव डेंसिटी। तो हमारा यहाँ पर देखें जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, जिसके रेफरेंस में अपन इस गैस का रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन में अपन देखें किस तरह लिखा जा सकता है रिलेटिव डेंसिटी को मोलर मास के टर्म में। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। तो अपन यदि यहाँ पर बोले कि नंबर ऑफ मोल्स n को, तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास RT लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इस m को इधर ले जाएं, p m, यहाँ पर मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम RT। और अभी अपन ने देखा ही है कि डेंसिटी जो होती है वो WV यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालें तो ये हो जाएगा PM/RT। तो डेंसिटी हमारी जो आ रही है इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। तो यहाँ पर अपन यदि डेंसिटी का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, मोलर मास का रेशियो लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। यदि आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना हो तो अपन इस एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिस पे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ SO3 गैस विद रेस्पेक्ट टू CH4 गैस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी तो दी हुई नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी दोनों की, CH4 और SO3 की, बट यहाँ पर अपन मोलर मास इनका निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 यहाँ पर पूछा गया, तो अपन क्या लिख देंगे, मोलर मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CH4, क्योंकि यहाँ पे CH4 क्या रेफरेंस है। तो हमारे पास SO3 का जो मोलर मास होगा वो 80 हो जाएगा और CH4 का 16 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। बट जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो डेंसिटीज़ का रेशियो होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये जो नंबर आएगा ये यूनिट लेस आएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस which has relative density as 3 with respect to O2 गैस। तो हमारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है ऑफ एनी गैस यहाँ पर O2 के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो हमें मोलर मास ऑफ गैस पता करना है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू मोलर मास ऑफ O2। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ O2 कितना है, ये हमारे पास आता है 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 96। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस अपने को दिया हुआ है, तो अपन मोलर मास ऑफ गैस ईजिली निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 96 ग्राम। ठीक है, इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, तो यहाँ पर हमारे पास वेपर डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ आल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी। इट इज़ आल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी, ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। बट यदि अपन देखें यहाँ पर कि रिलेटिव डेंसिटी भी इसमें रेफरेंस गैस कौन सी होगी वो फिक्स्ड होता है, तो इट इज़ डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो रेफरेंस गैस थी उसको फिक्स्ड कर दिया, हाइड्रोजन गैस कर दिया। तो यदि हाइड्रोजन गैस रेफरेंस गैस ली जाए तो हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी उसको अपन एक नया टर्म देंगे, वो क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी। तो हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, ये हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसको मोलर मास ऑफ गैस या मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, 2 ग्राम। तो इससे अपन एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि हमारे पास किसी भी गैस का जो मोलर मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 टाइम्स होगा उसकी वेपर डेंसिटी के। तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अपन एग्जांपल लिखें यहाँ पर कि फॉर O2 गैस हमारा वेपर डेंसिटी क्या होगा। सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 हमारा जो होगा
वो हो जाएगा कितना, मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें रेफरेंस गैस हमेशा हाइड्रोजन ही यूज़ होगी। तो मोलर मास ऑफ O2 हमारे पास 32 है और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो ये कैलकुलेट करने में हमारे पास 16 आ जाएगा। अब वेपर डेंसिटी भी हमारे पास क्या होगा, यूनिट लेस ही होगा, क्योंकि एक रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी इसका रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं अपन इसी पे, कि हमारे पास एक कंपाउंड है SOX जिसका वेपर डेंसिटी जो है वो है 40, एज वेपर डेंसिटी एज 40, कैलकुलेट x की x की वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है। तो हमारे पास वेपर डेंसिटी 40 दी हुई है, तो अपन मोलर मास ऑफ SOX निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ SOX जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ SOX। तो यहाँ पर 2 टाइम्स अपन ने कर दिया तो ये आ जाएगा 80, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर मोलर मास ऑफ SOX को यहाँ पर मोलर मास ऑफ सल्फर प्लस x इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट करने पे 80 आ गया। सल्फर का मोलर मास हमारा 32 प्लस x ऑक्सीजन का 16, 18 हो गया। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जब आप x की वैल्यू, तो हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगी 3। दैट मीन्स हमारा जो SOX है उसमें x की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा जो मोलिक्यूल हो जाएगा वो हो जाएगा SO3। ठीक, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम पर ml होगा, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी अपने को ग्राम पर ml में दिया गया होगा। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसिटीज़ का रेशियो है। तो यदि अपन यहाँ पर 1 ग्राम पर ml लिख देते हैं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि यूनिट लेस था उस पर यदि आप क्या लगा देंगे, ग्राम पर ml, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन की अपन डेंसिटी निकाल सकते हैं यदि अपने को उस सॉल्यूशन का क्या दिया हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी गई हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कि यदि हमारे पास इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन इज़ 1.2, देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास होगी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.2 ग्राम पर ml। तो इस तरह इन 4 टर्म्स का अपन न्यूमेरिकल में यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड। तो परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मतलब है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका परसेंटेज बाई मास निकालें, कि परसेंटेज बाई मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल। इन ए मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिया, मीथेन ले लिया CH4, उसका भी अपन ने क्या लिया, 1 मोल ले लिया। 1 मोल मीथेन का क्या मतलब है कि इसका मोलर मास कितना होगा, 16 ग्राम। अब 1 मोल मीथेन यदि अपन लेते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे, एक ही एटम है कार्बन का, तो हमारा जो कार्बन होगा वो 1 मोल होगा। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स है, 4, तो यहाँ पर 1 मोल मीथेन में कितने मोल हो जाएंगे हाइड्रोजन के, 4 मोल हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसका वेट अपन देखें, कार्बन के 1 मोल का वेट होगा 12 ग्राम, हाइड्रोजन के 4 मोल का वेट कितना होगा, 4 ग्राम। अब यदि अपन परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल जो कि मीथेन का 16 इंटू 100, तो ये इसका परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं 4/16 इंटू 100, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 75% आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये 25% आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ने कंपोजिशन निकाल लिया मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का। सिमिलरली एक नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं, C6
H12O6, यहाँ पर भी इसका 1 मोल ले लेते हैं। तो 1 मोल का वेट कितना होगा, 180 ग्राम मोलर मास। अब हमारे पास C6H12O6 में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 1 मोल यदि अपन ने यहाँ पर C6H12O6 लिया है तो कार्बन हमारे पास कितने होंगे, 6 मोल, हाइड्रोजन हो जाएंगे 12 मोल, ऑक्सीजन भी हमारे पास हो जाएगा 6 मोल। अब इनका मास अपन निकालें तो 6 मोल का 6 इंटू 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 12 इंटू 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 16 हो जाएगा। अब यदि अपन को परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन यदि अपन निकालते हैं तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई हमारा टोटल मास विच इज़ 180 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40% अराउंड। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, जो कि वैल्यू आएगी अराउंड 6.66%। यदि आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं तो यहाँ पर 6 इंटू 16 ये मास ऑफ ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाई टोटल मास 180 इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अराउंड 34.34%। तो इस तरह से अपन परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला होता है। इट इज एक्चुअल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो टोटल एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड के, उसके एक्चुअल नंबर प्रेजेंट होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी एक कंपाउंड में इन ए मॉलिक्यूल, कि एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक्चुअली, वो अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिपिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यदि अपन ग्लूकोज ले, ग्लूकोज का यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन की 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह यूरिया का ले तो यूरिया का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CONH2, ठीक है। और यहाँ पर ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट का जो मास होगा वो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या हो जाएगा, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और यदि अपन यहाँ पर यूरिया की बात करें तो यूरिया के केस में मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना हो जाएगा, 60 एटॉमिक मास यूनिट फॉर यूरिया। कि यहाँ पर आप कैलकुलेट करें तो इजीली हमारे पास 60 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। इसके बाद में सेकेंड टर्म हमारा जो है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हमारे पास क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है, बट किसी भी कंपाउंड में, बट ये सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर लिखते हैं अपन, इट रिप्रेजेंट्स simplest ratio of simplest integer ratio of atoms of different elements in compound। किसी भी कंपाउंड में जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है और उनके एटम्स जिस का रेशियो जो है उसका अपन सबसे सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालेंगे उससे फॉर्मूला जो बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहेंगे।
कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, यदि अपने को C6H12O6 अपन ने ले लिया ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो हमारा है C6H12O6, बट यहाँ पर जो एटम्स है वो किस रेशियो में, 6:12:6, बट ये सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो नहीं है, इसको अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1:1 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1, ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। तो यदि अपन ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, और मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। अब यहाँ पर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों अलग अलग हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला हो सकता है क्या? तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स दोनों ही है। कि यदि मैं स्टेटमेंट बोलूँ, एक क्वेश्चन यदि मैं अराइज करता हूँ कि इफ़ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला से क्या मतलब है कि यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों सेम हो, तो ये आप कह सकते हैं कि नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स, दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल यदि मैंने ले लिया कि हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला बोथ आर सेम। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सेम है। बट अभी अपन ने ग्लूकोज का देखा C6H12O6, इसके केस में हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CH2O, और मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा C6H12O6। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें, ठीक है। अब अपन यदि यहाँ पर देखें कि एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास दो कंपाउंड्स का एक जैसा हो सकता है क्या, कि जैसे अपन क्या ले लें, यहाँ पर C6H12O6 लिया था अपन ने, यहाँ पर अपन ले लें एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3COOH, जिसको आप लिख सकते हैं C2H4O2। तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। बट यदि यहाँ पर रेशियो देखें अपन तो 2:4:2 है, तो ये 1:2:1 है। ये रेशियो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो है, इसलिए इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CH2O। यहाँ पर भी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O। तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास, बट इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज को समझने के लिए अपन 4 स्टेटमेंट्स लेते हैं और उन पे स्टडी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, 2 कंपाउंड्स हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसा हो सकता है जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज और एसिटिक एसिड के लिए हुआ है, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, ये ट्रू हो गया। फिर अपना सेकंड स्टेटमेंट है कि 2 कंपाउंड जिनका सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो बट उनके मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो ये भी सेम एग्जांपल, यानी दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सेम ही है। इन दोनों के लिए यदि अपन एग्जांपल्स लिखना चाहें तो यहाँ पर ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड ये एग्जांपल हो जाएंगे कि हमारे पास इनके मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं बट एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो सकता है कि 2 कंपाउंड्स का, बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि इन केस ऑफ आइसोमर्स, इन केस ऑफ आइसोमर्स ऐसा हो सकता है, इट इज़ ट्रू। एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3CH2CHO। ये अपन ने एक एल्डिहाइड लिया है कंपाउंड, और एक अपन ने क्या ले लिया, कीटोन कंपाउंड ले लिया। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे तो दोनों का ही मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। नेक्स्ट है 2 कंपाउंड्स हैव डिफरेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला बट देयर मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम। ये कभी भी ट्रू नहीं होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो और उनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन ने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला देख लिए। अब उन्हीं से हमारे पास एम्पेरिकल मास और मॉलिकुलर मास भी आएगा। तो अपन यदि मॉलिकुलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे
तो हमेशा हमने को क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वह हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, किसी एम्पिरिकल फॉर्मूला का। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को अपन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो mm है वो क्या है, ये है हमारा मोलिकुलर मास, और em हमारे पास क्या है, ये हमारा है एम्पिरिकल मास। यानी किसी भी फॉर्मूला के लिए अपन यदि देखें तो हमारा एम्पिरिकल मास यदि 10 यूनिट्स है तो उसके इंटीजर मल्टीपल में ही क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा, कि 10, 20, 30 इस तरह से, उसका 15, 33 इस तरह से मोलिकुलर मास नहीं हो सकता। अब अपन मोलिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज फाउंड टू कंटेन 7/16 बाई मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है यदि मोलिकुलर वेट हमारा 92 ग्राम है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, कि हमारे पास लेट 100 ग्राम सैंपल है या मिक्सचर है ये, या कंपाउंड का टोटल मास है, जिसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अपन मोल्स निकालें, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन के मास से, मोलर मास से 14, ऑक्सीजन को 16/16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1। तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1:2। तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा NO2। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तो एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे। एम्पिरिकल मास होगा नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 का हमारा 32, तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये 46 ग्राम एम्पिरिकल मास आ जाएगा। अब अपने को मोलिकुलर वेट दिया हुआ है तो अपने को इंटीजर n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला अपने को यदि निकालना है तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है। तो n हमारा जो होगा वो होगा मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मोलिकुलर मास हमारा है 92, एम्पिरिकल मास है 46, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला NO2 का ट्वाइस, तो ये हमारा आ जाएगा N2O4। ये हमारा फाइनल मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास। तो हमारे पास लेट कंपाउंड का जो मास है, लेट कंपाउंड जो हमारा फाइनल बन रहा है उसका जो मास है वो 100 ग्राम है। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यदि अपन देखें तो ये 26 ग्राम हो जाएगा और ये 74 ग्राम हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर मोल्स निकालना चाहे तो 26 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 74/16, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी अराउंड 1.85 और ये वैल्यू आएगी 4.62। अब इसको सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो अपन दोनों ही कोई किससे डिवाइड कर देंगे, स्मॉलर नंबर से 1.85 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 2.5, जिसे आप 5/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो को, तो ये आ जाएगा 2:5। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2O5। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि अपने को सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो यहाँ पर मिल रहा है, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो। ठीक, इसी के बेसिस पे एक और इलस्ट्रेशन अपन कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए मिनरल हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन। हमारे पास AsO4 एक कंपाउंड टाइप का दिया हुआ है जिसका 28% है और H2O का 72% है, जहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ E अपने को 16 दिया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे अपन यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो अपने को टोटल मास सबसे पहले पता कर लें, तो टोटल मास पता करना है। यहाँ पर AsO4 सॉरी यहाँ पर सल्फ़र है ये, ना कि आर्सेनिक, तो इसे आप इस तरह से लिखिए AsO4। अब इसका यदि मास अपन देखेंगे तो यहाँ पर मास पूरे सैंपल का लेट से 100 ग्राम था, उसका 28 ग्राम होगा, और H2O का हमारा क्या है 72 ग्राम। अब अपने को मोल्स निकालने,
तो मोल्स के लिए इस 28 ग्राम को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, आर्सेनिक ई हमारा 16 है, सल्फ़र का मास हमारा 32 हो जाएगा और ऑक्सीजन का हमारा 16 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 112। और H2O का हमारा मास मोलिकुलर वेट जो होता है वो 18 होता है। तो 28 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 112 से, और 72 को डिवाइड करेंगे 18 से। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/4 और ये हमारे पास आ जाएगी 4। बट ये सिंपल रेशियो में है नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों रेशियो हो गई। तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा 1:16। ये सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो है। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ES यहाँ पर ESO4 का होल 1 और H2O का होल 16। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा ESO4.16H2O। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अपन दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर EO 25% है, DO2 25% है और H2O 50% है। यहाँ पर एटॉमिक वेट E का 29 है और D का हमारा 13 है। ये ड्यूटेरियम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें EO, DO2 और H2O, इनका मास कितना है, यहाँ पर 25 ग्राम, ये 25 ग्राम और ये हमारा 50 ग्राम। अब नंबर ऑफ़ मोल्स अपन कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या करेंगे, इसको 25 को डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा कैलकुलेट करने पे वो हमारा आ जाएगा 45। DO2 का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 + 32 विच इज़ 45। H2O का मॉलिक्यूलर वेट हमारा 18 होता है। तो यहाँ पर 25 को डिवाइड करेंगे आप 45 से और यहाँ पर 25 को डिवाइड करेंगे 45 से, यहाँ पर 50 को डिवाइड करेंगे 18 से। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 5/9, यहाँ पर भी आ जाएगी 5/9 और ये हमारे पास वैल्यू आएगी 25/9। 2 से डिवाइड किया यहाँ पर और यहाँ पर 5 से। अब इस पूरी इक्वेशन को सिंपलेस्ट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 9/5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो हम देखो क्या आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो आ चुका है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, EO 1, DO2 1 और H2O 5। तो इस फॉर्मूला को आप लिखेंगे EO DO2.5H2। ये हमारा फाइनल एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चन बी का। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए अपन कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। पहला इलस्ट्रेशन हमारे पास है, एक कंपाउंड हैज़ 8% मैग्नीशियम बाय मास, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। कि हमारे पास एक कंपाउंड है उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है 8%, तो उसका मिनिमम पॉसिबल जो मास हो सकता है मोलर मास वो अपने को निकालना है। मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है पर मिनिमम अपने को निकालना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक कंपाउंड है उसमें अपने को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अब मिनिमम यदि इसमें कंपाउंड में अपन सोचें तो क्या होगा, कम से कम एक एटम तो मैग्नीशियम का प्रेजेंट होगा ही होगा यदि कुछ मास दिया हुआ है तो मिनिमम यहाँ पर 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा और इस कंपाउंड का अपन मास मान लेते हैं x ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम 1 एटम का जो मास हो जाएगा मैग्नीशियम का वो कितना होगा, 24 एटॉमिक मास यूनिट। तो यदि अपन मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम निकालें, मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो ये कितना होगा, मिनिमम 24, इसका मास दिया गया डिवाइडेड बाई टोटल एक्स मास कंपाउंड का इंटू 100, जो कि अपने को कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। तो इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास होगा, मिनिमम मोलर मास। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं अपन।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड हैज़ 8% ऑक्सीजन बाय मास, कैलकुलेट इट्स मोलर मास इफ ईच मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अपने को क्या दे दिया है, यहाँ पर अपने को फिक्स कर दिया है कि एक कंपाउंड में एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 एटम्स हो गए, और मास परसेंटेज ऑक्सीजन का अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पर मोलर मास अपन मॉलिक्यूल का किस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास 1 मॉलिक्यूल अपन ने ले लिया, उस 1 मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर इसका मास अपन ने लेट से मान लिया x ग्राम, और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा वो हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 एटॉमिक मास यूनिट। तो अपन मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 64 बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू 8। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 800 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा इस मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो हो जाएगा 800 ग्राम, क्योंकि मोलर मास आपके पास क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। तो यहाँ पर मोलर मास हो जाएगा 800 ग्राम। ये अपने पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल का मास है, यानी इसको आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके बाद में अपन कुछ लोज को स्टडी करेंगे, जैसे गै-लुसाक लो और एवोगाड्रो लो। तो हमारा फर्स्ट जो लो है वो है गै-लुसाक्स लो। तो व्हाट इज गै-लुसाक्स लो? तो गै-लुसाक्स लो के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर gases combine in simple integer या integer ratio of their volume, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन हमने कराई H2 प्लस Cl2 कंबाइन हो रहा है और हमारे पास क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। तो यदि अपने पास 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का अपन ले ले और 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का ले लें, तो हमारे पास यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली यदि अपन यहाँ पर V लीटर हाइड्रोजन का ले लें और हमारे पास यहाँ पर भी V लीटर ले लें, तो ये उसी रेशियो में जिसमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, उसी रेशियो में हमारे पास यहाँ पर कितना वॉल्यूम HCl का मिलेगा, ये अपन कैसे देख सकते हैं, उसी रेशियो में वॉल्यूम भी मिलेगा अपने को। तो यहाँ पर हमारे को कितना मिल जाएगा, 2V लीटर अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक्स लो। तो यदि अपन बोलें कि N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, और यहाँ पर अपने पास कितना है, V लीटर है, तो यहाँ पर अपने पास 2V लीटर ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हमारे पास यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:3 है, तो V लीटर है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3V लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 10 लीटर ऑफ H2 एंड 3 लीटर ऑफ Cl2 आर मेड टू रिएक्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन यदि अपन देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे, H2 प्लस Cl2 कंबाइन होकर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। ठीक है, बैलेंस कर दिया अपने, 2HCl बन जाएगा यहाँ पर। तो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारे पास यहाँ पर 10 लीटर दिया हुआ है और ये 3 लीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट पे रिएक्शन हो रही है, यानी कम्प्लीटली डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन 1:1 में, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर उसी रेशियो में डिसोसिएट होगा, तो 10 में से 3 लीटर यहाँ पर लीव आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 7 लीटर एट टी टाइम। और यहाँ पर कितना वॉल्यूम मिल जाएगा, यहाँ पे 3 लीटर का 1 के रेस्पेक्ट में 2 लीटर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ पर 3 लीटर के रेस्पेक्ट में कितना मिल जाएगा, 6 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 7 लीटर इसका प्लस 6 लीटर, यानी 13 लीटर हमारा मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह
अब ना नेक्स्ट लो जो है वो है एवोगैड्रो लो। ये लो हमें क्या बोलता है? तो स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। इसलिए कि जैसे कि अपन ने कोई इक्वेशन लिखी H2 प्लस O2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 2H2O। यदि अपन यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 2H2 हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन यही हो जाएगा। सिंपलर बैलेंसिंग हो गई। अब यदि यहाँ पर अपन बोलते हैं जैसे कि गेलुसाक लो के हिसाब से कि वॉल्यूम के सिंपल इंटीजर रेशियो में होता है, तो यहाँ पर यदि 2 मोल अपन हाइड्रोजन लेंगे 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पर कितना मोल H2 मिलेगा 2 मोल मिलेगा। और इसी तरह यदि यहाँ पे 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेंगे O2 हमारे पास क्या लेंगे 1 लीटर, तो हमारे पास कितना लीटर H2O मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। यदि अपने पास लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो यहाँ पर 2 लीटर मिलेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2:1:2, वही हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो जाएगा। ये हमारा क्या कहता है एवोगाड्रो लो कहता है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी सेम ही है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो हो जाएगा इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमने एवोगाड्रो और हमारे गेलुसाक लो को भी इस तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट अपन केमिकल रिएक्शन के बारे में क्लास 4 में पढ़ेंगे।